आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्निक और जोहरा टीवी देख रहे हैं। यानी कि कितने लोग हैं साथियों, कुल मिला के 4 लोग हैं। तो एक पंक्ति बना ली, 4 लोग के बैठने की साथियों हम लोगों ने यहाँ पर जगह बना ली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि याग्निक जोहरा के बाईं ओर बैठा है, तो जोहरा को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए साथियों जोहरा जो है ना वो यहाँ पर बैठ गई है, और कहा गया है कि जोहरा के बाईं ओर बैठी है याग्निक, यानी कि याग्निक जो है ना वो साथियों यहाँ पर बैठेंगी, याग्निक यहाँ पर बैठ गई। यानी कि जो विल्सन के बाईं ओर, जो का इस्तेमाल दूसरे वाले के लिए किया जाता है, पहला वाला याग्निक है, दूसरा वाला जोहरा है। यानी कि विल्सन के बाईं ओर जोहरा है, तो जोहरा यहाँ पर है ना, तो विल्सन साथियों यहाँ पर बैठेगा। ठीक है ना। अब बचा एक साथियों, कौन बचा, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर एक लाइन और है, याग्निक के बाईं ओर कौन है यदि वह पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अच्छा, याग्निक के बाईं ओर कौन है, और याग्निक जो है ना पंक्ति के बाईं मतलब क्या कह रहे हैं, याग्निक के बाईं ओर कौन है, और वो यानी कि याग्निक पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि ये छोर पर है। यानी कि यहां से एक हटाइए और यहाँ एक बढ़ा लीजिए, तो जो अंतिम बंदा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, और एक बंदा बचा है, कौन बचा है साथियों, पीटर बचा है, यानी कि पीटर आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो पूछा जा रहा है साथियों कि याग्निक के बाईं ओर कौन है, याग्निक के बाईं ओर पीटर है, तो पीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये समझ में आया साथियों सवाल? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एक बार इसको और रिपीट कर लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए करके समुद्री जीव जंतु और झींगा और वॉलरस का आपको संबंध बताना है। देखिए मान लीजिए ये होगा समुद्री जीव जंतु, ये झींगा हो गया, ये वॉलरस हो गया, क्योंकि ये दोनों ही साथियों समुद्री जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा आरेख कहां पर आपको दिख रहा है, ऐसा आरेख आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है ये। करके 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंचभुजाकार मेज के एक एक कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पंचभुजाकार मेज की अगर बात करें तो मेज की बात कर लेते हैं, मेज बना लेते हैं साथियों। ये पंचभुजाकार जो है ना ये मेज साथियों बन गई। अब यहाँ पर 5 लोगों के बैठने की जगह आपको दिख रही होगी, 5 कोने दिख रहे होंगे। करके सभी का मुख केंद्र की तरफ है। कह रहे कि ए की दाईं ओर सी बैठा है, तो ए की दाईं ओर सी बैठा, मान लीजिए ए यहाँ पर बैठा है और ए के दाईं ओर सी बैठा है, यानी कि सी यहाँ पर बैठ जाएगा। कह रहे कि और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसकी बात चल रही है साथियों, देखिए सी की बात चले, यानी कि सी जो है ना ये ए के तो दाईं ओर बैठा है और डी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि डी आपका यहाँ पर आएगा, तो तभी तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठ पाएगा। ठीक है, हो गया। अब कहने के ए और डी के बीच में नहीं है ई, यानी कि ए और डी के बीच में नहीं है ई, ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर आएगा। क्या अब देखिए अब कौन बचा, ए बचा है ना, बी बचा है, तो बी साथियों यहाँ पर हो जाएगा। पांचों के 5 आप लोगों ने बैठा दिए हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो ई यहाँ पर है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर साथियों बी है। तो मैं कहूंगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आप लोग देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त होता है। देखिए ये आपके सामने जो पासा है ना ये खुला पासा है, ये सारे के सारे बंद पासे हैं। ये जो खुला पासा है आपको ही बताना है कि अगर इस खुले पासे को बंद करेंगे तो क्या पासा ऐसा बनेगा ए वाला, या बी वाला बनेगा, या सी वाला बनेगा, डी वाला बनेगा। इस बात का साथियों आप चयन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर हम सबसे पहले चयन करें कि ये वाला पासा बनेगा इसको बंद करके या नहीं बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 है। अच्छा 6 का विपरीत पता क्या होगा साथियों, 1 होगा, तो 6 का विपरीत 1 हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 का विपरीत साथियों 5 है, 3 का विपरीत हमें 5 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 की बात करें तो 2 का विपरीत साथियों 4 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इस पासे से ये वाला पासा बहुत आराम से बन जाएगा। अब बी वाले की बात करते हैं, बी वाला देखिए साथियों, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 का विपरीत क्या है साथियों 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 की बात करें 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 की बात करें 6 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। अब पासे नंबर सी की अगर बात करें तो देखिए बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा, यहाँ पर 4 की अगर बात करें तो 4 का विपरीत क्या है 2 है, लेकिन 4 का विपरीत हमें दिख रहा है और विपरीत हमें दिखना नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग साथियों बात करते हैं इस सवाल की, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए
5 लिखा हुआ है, 5 का विपरीत 3 होता है, लेकिन 5 का विपरीत यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता, यानी कि ए और बी पासे बन सकते हैं इस खुले पासे से। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रही कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रोटेक्शन को, यानी कि प्रोटेक्शन में जो लेटर्स आए हैं उनको इन लेटर्स में बदला जा सकता है, तो एब्सोल्युटली को किन लेटर्स में साथियों बदला जा सकता है, फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर पी जो है ना, ये पी आपका 16 पर आता है, अच्छा ये क्यू हो गया यानी कि 17 हो गया, यानी कि आर 18 पर आता है और ये क्यू एक बड़ा है एक घटा है, ओ 15 पर आता है एक बढ़ाया गया है, टी 20 पर आता है फिर 19 हो गया, यानी कि एक घटाने एक बढ़ाने वाला काम चल रहा है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे साथ, तो ए में एक बढ़ाएंगे तो बी आएगा, बी में एक घटाएंगे साथ तो ए आएगा। देखिए बी ए यहाँ पर और यहाँ पर है। अब बात करें, देखिए एक बढ़ाया एक घटाया, एक बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा, एक घटाएंगे तो एन आ जाएगा। बी ए टी एन कहाँ पर लिखा हुआ है? बी ए टी एन बी ए टी एम, तो यहाँ पर बी ए टी एन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इसको देखिए, ए को एक गुणा से निरूपित किया जाता है, यानी कि जहां पर ए आ जाए गुणा लिख देना, बी जहां पर आ जाए वहां पर भाग लिख देना, बहुत शानदार सवाल है साथियों। सी की अगर बात करें माइनस लिख देना, और डी जहां पर आए साथियों वहां पर प्लस लिख देना। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, देखिए 55 और 5 और 5 और फिर 5 साथियों और यहाँ पर 3। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो ए का मतलब क्या है? गुणा, गुणा लिख दिया। बी की अगर बात करें, बी का मतलब भाग है तो भाग लिख दिया। सी की अगर बात करें, सी का मतलब माइनस है तो माइनस लिख दिया। डी का मतलब क्या है साथियों? डी की अगर सॉरी डी की अगर बात करें तो प्लस है, प्लस लिख दिया। इसको आपको कैलकुलेट करना, देखिए 5/5 का मतलब होता है 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और 55 एकम 55 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा 55 - 5 प्लस आपका 3 आ गया। 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा, प्लस आपका 3 आ गया, यानी कि ये 53 हो जाएगा। क्या 53 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें साथियों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं हर हालत में, तो आपके लिए गोल्डन मौका है। आपको एक भी कसर नहीं छोड़नी है कि एक गलती से आपका ये एग्जाम ना निकले। मैं आपको साथियों एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 से 4 पीडीएफ साथियों दे रहा हूं। अगर आप इस 3 से 4 पीडीएफ को सरसरी निगाहों से भी देखकर चले जाएंगे तो परीक्षा आपकी साथियों क्रैक हो जाएगी। पहला पेपर आपको दिया जा रहा है, पहली पीडीएफ 10 मॉडल पेपर की, यानी कि जैसा आपका पेपर आना है ना वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, और ये पेपर साथियों आपको हल सहित दिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी पीडीएफ की अगर बात करें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, यानी कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले सालों में पेपर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन के सोल्यूशन। तीसरी पीडीएफ में आपको साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दी जा रही है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी, और चौथी पीडीएफ में आपको साथियों साइंस के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। मेरा मानना है अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 70% साथियों कंटेंट आपका कहीं नहीं गया। आपके एग्जाम में जितना भी समय बाकी हो इस पीडीएफ को देखिएगा, जितना पढ़ सकते हैं साथियों उतना पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपका पेपर साथियों ये फतेह हो जाएगा बहुत आराम से। चलिए तो बात करते हैं साथियों आखिर इस सवाल की कि आखिर इस सवाल में क्या है। इसमें साथियों आपसे कहा गया है कि एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3 छात्र है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। सवाल साथियों आपको जितना हो सकता हो कठिन लग रहा हो देखने में, ये है नहीं साथियों। देखिए इस 157 सेंटीमीटर का तो कोई काम ही नहीं है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बस आपको उतनी चीजें समझना है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए साथियों लड़कों की कुल संख्या हम यहाँ पर क्या मान ले, x मान ले, अभी मैं आपको बताऊंगा। लड़कों की, पहले इसको देखिए साथियों, लड़कों की कुल संख्या की अगर बात करें हम कितनी मान लेते हैं, लड़कों की कुल संख्या हम x मान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है, यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है। अच्छा, कुल लड़कों की संख्या हमने x मानी है, तो कुल लड़कों की संख्या का 4/5 यानी कि x का 4/5। अब x का 4/5 कितना है ये बताया गया, x का 4/5 कितना है, 48 है।
तो x का 4/5 साथियों 48 है। अब यहाँ से x का जो मान निकलेगा ना, उसमें आपको कुल लड़कों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4। कुल छात्रों का मतलब क्या है, इसमें लड़के भी हैं और इसमें लड़कियां भी हैं। पहले आप कुल लड़कों की संख्या निकाल लीजिए कितनी है साहब, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48, और इस 5 की गुणा 48 से हो जाएगा, और ये 4 साथियों नीचे आ जाएगा, 4 से कट होगा ये 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। यानी कि x बराबर साथियों कितना आया है, 60 आया है। यानी कि कुल लड़कों की संख्या साथियों कितनी है, 60 है। अब उसके बाद देखिए, यानी कि और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है। यानी कि कुल छात्रों की संख्या की अगर बात करें, लड़कों की संख्या की अगर यहाँ पर बात करें, मान लीजिए साथियों कुल छात्रों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या, कुल छात्रों की संख्या साथियों y मान लेते हैं। यानी कि कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी कि y का 3/4। क्या साथियों, y का कितना लिख दिया, y का 3/4। अच्छा, y का 3/4 कितना है साथियों, ये लड़कों की संख्या है। y का 3/4 यानी कि कुल छात्रों की संख्या का 3/4 जो है ना, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या अभी हमने निकाली 60 है। तो यहाँ से साथियों आपको क्या निकल आएगा साथियों, यहाँ से आप कुल छात्रों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ये 4 की इससे गुणा हो जाएगी, और ये 3 आपका नीचे आएगा, 3 से कट होगा, ये 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, अब देखिए ये क्या है, ये आपकी है कुल छात्रों की संख्या, यानी कि 80 लड़के और लड़कियां हैं। ये क्या है, ये सिर्फ लड़कों की संख्या है। तो अगर साथियों देखिए, ये कुल छात्रों की यानी कि 80 लड़के और लड़कियां हैं, और कहने के 60 सिर्फ क्या है, ये लड़के हैं, तो मैं कहूंगा 20 ही तो लड़कियां होंगी। लड़कियां कितनी होंगी साथियों, 20 होंगी। तो कहने के कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है। और 20 कहां पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए, है ना, जैसे सवाल साथियों आपके पूछे जा रहे हैं वैसे सवाल हैं। मैं कहूंगा इस वीडियो को अगर आप छोड़ के जाते हैं तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं, और अगर आप वाकई में साथियों सिलेक्शन से प्यार करते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक एक सवाल की एक एक छोटी से छोटी चीज आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, करके कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है, तो जैसे जैसे कहना है वैसे वैसे साथियों करते जाइए। मान लीजिए ये क्या हो गए साथियों, ये दंत चिकित्सक हो गए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। करके कुछ दंत चिकित्सक, मान लीजिए इतने दंत चिकित्सक क्या हो गए साथियों, सर्जन हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। कह रहे कि सभी सर्जन डॉक्टर हैं, तो ये सभी सर्जन क्या हो गए साथियों, ये सभी सर्जन डॉक्टर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहा गया है कि कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं। बिल्कुल, कुछ इतने दंत चिकित्सक डॉक्टर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि कुछ सर्जन दंत चिकित्सक हैं, इतने सर्जन दंत चिकित्सक यानी कि सही है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनको साथियों आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर और फिर कौन आएगा साथियों। देखिए देखिए, COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी COU है, ये COU यहाँ पर भी। अब चौथा लेटर देखिए, R पहले आता है या N पहले आता है, मैं कहूंगा N पहले आता है। N पहले आता है या R, तो N पहले आएगा। R पहले आएगा, R भी नहीं साथ, तो N पहले आएगा। यहाँ पर भी R है, यानी कि ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, 4 सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है ना। सो COUR। अब देखिए T पहले आएगा, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर साथियों अच्छा ये तो है ही नहीं अब, ठीक है ना। यहाँ पर A है, तो मैं कहूंगा अब ये वाला नंबर आएगा, यानी कि 4 हो गया, फिर ये 5 वाला नंबर आएगा। अब इसमें से देखिए COURT, COURT, COU है ना, COURS। अब R के बाद S पहले आता है या T पहले आता है, तो मैं कहूंगा सर तो S 19 नंबर पर आता है ना। और ये क्या है, COURT। अच्छा T यहाँ पर भी, तो ये वाला नंबर पहले आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसमें से बताइए, T इसमें भी है, T इसमें भी है, तो पहले तो ये आए क्योंकि इसके बाद कोई लेटर ही नहीं है। 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, यानी कि 45,213 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करके कलम का स्याही से वही संबंध है जो सुई का किससे है, सिलाई से है, धागे से है, प्रतिरूप से है, या कपड़े से। मैं कहूंगा सातु धागे से है, धागा आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल सातु आपकी स्क्रीन पर है, करके सिंगर को 42 और 30 लिखा जाता है,
गोली को 23-22 लिखा जाता है, तो फ्लेक्शन को साथियों क्या लिखा जा सकता है? देखिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है साथियों, वो मुझे ऐसा लग रहा है जिसके सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी लिखिए। एस जो है ना ये 19 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है ना। अब जी की बात करें साथियों, ये 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है। आप जरा इसको टोटल करके देखिए कितना आ रहा है साथियों। आप इसको टोटल करके साथियों देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 18 कितना होता है साथियों, पूरा का पूरा 12 18 30 होता है, और ये 30 लिखा हुआ है। इसको जरा उसी प्रकार प्लस करिए साथियों, है ना। 19 9 की अगर बात करें 38 हो जाएगा। 38 और 14 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 5 52 हो जाएगा। 52 नहीं साथियों, एक सेकंड रुकिए। 19 और कितना हो जाएगा साथियों, 28 हो जाएगा, सॉरी, है ना। अच्छा मैंने ये 38 लिख दिया, 28 होगा। 28 और 14 कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों 42 हो जाएगा। 42 देखिए साथियों, यहाँ पर ये 42 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, है ना। इसको ऐसे ही साथियों प्लस कर लिए, 5 5 10 हो गया, और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 लिखा हुआ। अब इसको भी साथियों इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिए, यानी कि एफ 6 पर होता है, एल 12 पर होता है, तो 18 हो गया। 18 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। 23 आपका ये आ गया, और x आपका 24 पर होता है, 24 5 29, 29 और 14 कितने हो जाएंगे साथियों, ये आपका 13 हो जाएगा, और ये 4 यानी कि 43 हो जाएंगे। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 23 और 43 लिखा हो, तो 23 और 43 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप वाकई में वर्दी चाहते हैं, मैं कहूंगा साथियों अगर ये ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं तो हर एक कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और आपकी तैयारी साथियों तगड़ी हो जाएगी। चलिए इस सवाल की बात करते हैं, बहुत शानदार है साथियों। नंबर सीरीज के सवाल आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले 30 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 57 है, उसके बाद 78 है, और फिर 104 है, और फिर 135 है। आपसे कहा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है ना। देखिए 30 से 41 हुआ है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 11 बढ़ाया गया है। अब 41 से 57 हुआ है, एक काम करिए 57 में से 41 घटाइए, 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, और ये साथियों 2 बचेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं 14 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचेगा। इसकी अगर बात करें तो 1 बचेगा, 3 बचेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है साथियों। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 11 16 21 26 31। अब यहाँ पर कितना बढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 11 से अगर हम 16 पर जाएं तो 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 बढ़ेगा। 31 में 5 बढ़ाओगे तो 36 आ जाएगा। यानी कि 135 और 36 कितने होते हैं साथियों, 170 और एक 71 होते हैं। तो यहाँ पर 171 आएगा। क्या 171 ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए एक और नंबर सीरीज वाला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या है, 30 41। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 28 14 ये सही है क्वेश्चन। चलिए चलिए अब यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं 28 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद फिर 14 है, और उसके बाद 21 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 105 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें जिसके अगर हम इसको घटाएं तो ये 14 घटेगा। यहाँ पर कितना घटेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं घटेगा। यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कुछ आपको यहाँ पर चीजें साथियों समझ में आ रही हैं। देखिए साथियों ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपका यहाँ पर लॉजिक लग पाएगा। तो आखिर इसमें कैसा और कौन सा कैसे क्या करके साथियों लॉजिक लग पाएगा, आंसर तो हमें निकालना है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये एकदम से डबल हो गया, यानी कि 21 दूना 42 होता है। अब 14 से साथियों 21 कैसे बन पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी 14 की गुणा साथियों 2 से नहीं 1 से नहीं बल्कि 1.5 से करिए, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें इसकी गुणा सातों 1 से करिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पहले 1 से गुणा की, फिर 1.5 से की, फिर 2 से की। तो अब सातों अगर इसकी गुणा 2.5 से करते हैं तो 105 आता है। देख लीजिए जरा, क्या 42 की गुणा 2.5 से करे तो क्या 105 आता है। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा।
आपका ये साथियों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। देखिए 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, बिल्कुल एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे, 105 आएगा। यानी कि अब 3 से गुणा की जाएगी, तो 3 से गुणा कराओगे साथियों 315 आ जाएगा। तो 315 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अच्छा ये कैसे आया, 28 से 14 कैसे आया होगा, यहाँ पर आधे से इसकी गुणा कराई गई है, किससे, 0.5 से इसकी गुणा कराई गई होगी। खैर नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे 78 से यहाँ पर 87 बनाया गया है, उसी प्रकार 43 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बनाया जाएगा, और उसी प्रकार यहाँ पर 65 से 56 बनाएगा। अगर आप थोड़ा सा साथियों दिमाग यहाँ पर लगाएं तो इसमें करना कुछ नहीं है, 7 8 की जगह 8 7 लिख दिया है, 6 5 की जगह 5 6 लिख दिया है, तो 4 3 की जगह 3 4 लिख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। और 3 4 कहाँ पर है, यानी कि 34 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र, बहुत आराम से समझिएगा, धीरज जो है ना संतोष का इकलौता पुत्र है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए संतोष की अगर हम बात करते हैं, संतोष का इकलौता पुत्र कौन है, धीरज है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहा गया है, कह रहे कि और संतोष जो है ना, ये संतोष ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इनका कोई भाई होगा, है ना, और इन दोनों की एक तरीके से अगर बात करें माँ होंगी। क्या कहा जा रहा है कि और संतोष जो है ना मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ये इकलौती पुत्री है ना। चलिए कह रहे कि मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है, देखिए ये बेटी की बेटी, बेटी का बेटा है, तो ये धीरज क्या कहेगा, माँ की, माँ को क्या कहा जाता है, नानी कहा जाता है, और नानी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 15 से 16 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे रीजनिंग के, और कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे अब मैथ्स के, और उसके बाद साथियों जीके जीएस करंट अफेयर के सवालों को हम लोग देखेंगे। इसलिए आप साथियों वीडियो में बने रहिएगा, मैं कहूंगा आपको बहुत अच्छा अभी और लगने वाला है जब आपकी मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने के साथियों ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है, ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ काम किया और 20,800 रुपए इन दोनों को वेतन प्राप्त हुआ। कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है। क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है, यानी कि बी से ये 7 गुना काम करता है। क्षमता की अगर बात करें तो अगर ए 7 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों अगर कोई काम करते हैं तो ये 8 करते होंगे, अरे भाई ए 7 कर रहा है तो बी 1 कर रहा है, दोनों अगर करते हैं 8 काम का, सॉरी 8 काम करते होंगे, तो कहने के ए और बी ने 13 दिन तक काम किया, 8 क्षमता के साथ अगर दोनों लोग 13 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना काम साथियों कर पाते हैं, क्या कितना काम कर पाते, ये बात हम लोग देखें। देखिए लेकिन उससे पहले अगर बात करें, अच्छा एक काम साथियों आप ये भी देख सकते हैं, एक काम आप ये भी देख सकते हैं कि ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और 20,800 रुपए वेतन प्राप्त किए। तो आप ये देखिए कि ए और बी मिलकर एक दिन की इन लोगों का वेतन कितना होगा, तो 20,800 की भाग आप 13 से कर दीजिए, आपको एक दिन का दोनों का वेतन मिल जाएगा। देखिए कटता है क्या, 13 कम 13 कितना जाएगा, 7 78 हो गया, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 1600 रुपए हो गया। यानी कि ए और बी का एक दिन का वेतन साथियों कितना निकला, 1600 रुपए निकला, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की कार्य क्षमता ये है, बी की कार्य क्षमता ये है, कहने के ए, अच्छा ये तो हो गया, बी की दैनिक आय क्या है, देखिए जितनी इनकी क्षमता है ना उसी हिसाब से इनको आय मिलेगी। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें एक दिन में 1600 रुपए कमाते, इनकी क्षमता कितनी है बी की पूछी जा रही है, बी का 1 आ जाएगा क्षमता, और दोनों टोटल अगर बात करें वो यहाँ पर आ जाएगा, 8 से कट होगा 200 आ जाएगा, यानी कि बी की दैनिक आय जो होगी साथियों वो कितनी होगी, वो 200 होगी। और 200 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में। आप इसकी भी ज्ञात कर सकते हैं, बस इसकी जगह आप 7 कर दो बटे 8 कर दो, 1600 से गुणा कर दो, आंसर आपका ए आ जाएगा, है ना, ए का आंसर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ए की आपको पता चल जाएगी कितनी आमदनी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है, ठीक है, और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी। देखिए कुल दिनों की संख्या की अगर बात करें तो दिनों की संख्या कितनी है साथियों, 30 दिन है, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों अब इन 30 दिन की अगर बात करें, देखिए एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 240 है, और 30 दिन में रविवार कितने पढ़ने चाहिए, तो मैं कहूंगा साथियों 4 रविवार पढ़ना चाहिए।
अब 4 जब रविवार पड़ रहे हैं और रविवार को आने वाले लोगों की संख्या 240 है, तो देखिए जरा 240 यानी कि इन 4 रविवारों में कितने लोग आएंगे, 960 लोग आएंगे साथियों। किस दिन, रविवार को। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखिए कितने दिन बचे, 4 रविवार निकल गए 30 दिन में, 26 दिन ही तो बचे। अब कितने दिन बचे साथियों, 26 दिन बचे, कोई बात नहीं। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते 26 दिन की। अब 26 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, यानी कि अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 150 बताई गई है। तो 26 दिन में साथियों एक एक दिन में मतलब 150 लोग आए, तो इसकी जरा गुणा कीजिए। 15 की गुणा 26 से कर लीजिए, जीरो लगा देंगे। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। जीरो आ गया, 9 आ गया, 3 यानी कि 390 हो जाएगी। ठीक है, 390 एक जीरो हम लगा लेंगे आपका ये वाला, ठीक है ना। यानी कि देखिए रविवार को 960 लोग आए और बाकी 26 दिन 3900 लोग आए। तो देखिए जरा उनताल पूरे महीने में 300 दिन में कितने लोग आए, 3900 प्लस 960 कितने लोग हो गए, 0 6 और आपका 18 और आपका यानी कि 4860 लोग आते हैं पूरे के पूरे 30 दिन में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है। प्रतिदिन आने वाले, देखिए प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कैसे निकालेंगे। टोटल लोग कितने आ रहे हैं, 4860 आ रहे हैं। कितने दिन में, 30 दिन में, 30 से भाग दे दो, आपको औसत संख्या पता चल जाएगी। जीरो जीरो कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूना 6, यानी कि 162 साथियों औसत संख्या निकल कर आएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और बताइए जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 2596, क्या साथियों 25, ठीक है, उसके बाद सातों 96, उसके बाद सातों 108 और उसके बाद 225। इसका लघुत्तम समवर्त आपको सातों यहाँ पर बताना है। तो कैसे सातों हम लोग निकालेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या दिक्कत है, देखिए 2 से अगर कट करें तो 25 का 25 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 225 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दीजिए। उसके बाद साथियों 2 से कट करते हैं, फिर से देखते हैं जरा, 25 नहीं कटेगा, 48 कटेगा, 24 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 225 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दीजिए। 2 से कट करे 25 का 25 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 27 आ गया, ये आपका 225 आ गया, नहीं कटेगा। 2 से कट करे साथियों 25 का 25, 6 आ गया, 27 आ गया, 225 आ गया। 2 से कट करे सातों 25 का 25 आ गया, 3 आ गया, 27 आ गया, 225 आ गया। अब 3 से कट अगर करे 25 का 25 आ गया, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 आ गया। फिर से 3 से कट करो 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब एक बार देखिए 3 से कट होगा, उसके बाद 5 से कट होगा, 5 पंजे 25 है ना, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। एक बार और 5 से कट होगा, ठीक है ना। तो इसकी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 हो गया। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 से इसकी गुणा करा लीजिए आप लोग साथियों। 8 पंजे 40 हो जाएगा आपका, 5 दूना 10, 14 हो गया आपका, 5 एकम 5, 6 आ गया आपका, 7 अट्ठे 56 आ गया, 7 दूना 14, 14 आपका 19 आ गया, 7 एकम 7, 8 आ गया। इसको प्लस करिए साथियों, इसको प्लस अगर आप करेंगे तो आपका 9600 आएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक तो साथियों नहीं हो रही है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 2 कितनी बार है साथियों, 5 बार है। और 3 की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 1 2 3 और 5, 5 बार है ना। ऐसा ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से साथियों हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना साथियों 64। अच्छा भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गई साथ, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना, 32 आ गए। और अब साथियों अगर बात करते हैं 32, ये 3 शुरू हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, 27 आपका आ गया, और 5 पंजे 25। इन सब की आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, है ना। चलिए करा लेते हैं साथियों। 25 की 27 से अगर बात करें कराए, 25 की 27 से अगर कराएं साथियों, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 दूना 14, 15 16 17 आ गया आपका। ये 25 दूना 50 आपका आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 6 आ जाएगा। अब 675 की गुणा किससे कराइए साथियों, 32 से करा लीजिए। 5 दूना 10 आ गया, 7 दूना 14, 15 आ गया आपका, है ना। 6 दूना 12, 13 आपका आ जाएगा यहाँ पर। और 3 पंजे 15 आपका हो गया, 7 तिया 21, 22 आ जाएगा, 6 तिया 18, 19 20 आ जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 0 0
और ये आपका 6 और 1 2 216 यानी कि 21,600 आएगा। और 21,600 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऐसे सातों आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें करके अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614 रुपए में बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता और 614 रुपए में बेचता है। यानी कि अगर वो 25% की छूट देता है तो जाहिर सी बात है 75% में वो बेचता होगा। 75% में साथ वो बेचता है तो वो वस्तु 614.25 रुपए में बेची जाती है। तो यहां से साथों आप उसका क्या निकाल सकते हैं? यहां से अगर बात करते हैं साथों आप उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी कि उसको 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपकी हो गई साथों 1% की वैल्यू 75 नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 100% की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसको कैलकुलेट करें, 2 पॉइंट है ना, हटाएंगे नीचे आपका 2 जीरो आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया साथियों, कितना आ गया है? 61,425 बटा 75 आ गया। इसको 5 से अगर कट करें तो देखिए क्या होगा? 5 पंजे 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा और 5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये 4 जाएगा 42, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से 15 से अगर कट करे या 5 से कट करे, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 3 से कट करे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नीम 27, यानी कि 819 रुपए निकल कर आया। क्या? जब छूट नहीं दी जाती है तो वो वस्तु कितने की बिकती है? इसको हम हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं सातों? हटा देते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, यानी कि अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614 रुपए में बेचता है। यानी कि 75, अरे भाई 25% की छूट दी जाएगी तो 75 में तो बेचा जाएगा। तो 75% की वैल्यू 614 रुपए है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर छूट ना दी जाए तो कितने रुपए की? छूट ना दी जाए तो वो वस्तु सातों 819 रुपए की बेची जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप सातों क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि अगर उसने छूट की पेशकश नहीं की, यानी कि छूट ना दी होती तो उसे 17% का लाभ होता है। यानी कि 819 रुपए में अगर बेची जा रही है तो इसमें भी उसको 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 117% में वो चीज अभी भी बेची जा रही। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ये 819 बटे 117, ये आ गया आपका साथियों क्या? देखिए क्रय मूल्य जो होता है ना वो 100% होता है। तो ये आ गया 1%, इसकी 100 से गुणा कर देंगे, 100% हो जाएगा। यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। तो इसको आप क्या करिए साथियों, इसको आप एक बार कैलकुलेट करवा लीजिए बहुत आराम से। देखिए 3 से अगर कट करें ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 नीम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 कम 13, ये 2 जीरो है, 2 जीरो इसमें लग गए, 3 सत्ते 21 डबल जीरो, यानी कि 700 आपका जो आएगा वो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सातों सवाल अब आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि मधुर मीना से 3 गुनी अधिक तेजी से काम कर सकते हैं। यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं साथियों अभी तक, तो मधुर हैं और उसके अलावा साथियों कौन है? मनीषा है। मधुर हैं और यहाँ पर कौन है साथियों? यहाँ पर मनीषा है। 2 लोग यहाँ पर बात की गई है और कहा गया है कि मधुर मनीषा से 3 गुनी तेजी से काम करती है, यानी कि ये कोई काम 3 करती है तो ये 1 करती है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और वो एक साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर लेती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं 3 ये काम करती, 1 आपकी ये काम करती है, दोनों मिलकर 4 काम करते 1 दिन में। लेकिन कह रहे कि 15 दिनों तक कार्य करते रहते हैं तो कुल मिला के 15 दिनों में 15 चौक 60, यानी कि 60 काम कर पाएंगे। तो कुल मिला के काम कितना है? 60 काम है। कहने कि मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी? टोटल काम कितना है? 60 है। मधुर एक दिन में 3 काम कर रही है। टोटल 60 काम कितने दिन में कर पाएगी साथियों? 20 दिन में कर पाएगी। तो 20 दिन आपका जवाब हो जाएगा। और 20 दिन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, यानी कि एक वर्गाकार मैदान बना लिया, इसका परिमाप जो है ना एक वृत्त के मैदान की परिधि का 2 गुना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 100 कितना है 1,93,600 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वर्गाकार मैदान, ये लिखा हुआ इसकी भुजा क्या होती है, इसकी भुजा ए होती है। क्या होती है, ए होती है। अब कहने कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो इसका अगर इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सातों, ए स्क्वायर होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1,93,000, 1,93,600, 1,93,600 यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। हम सबसे पहले अगर ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू अगर साथियों बात करते, देखिए ये जो है ना, ये 44 का कहीं ना कहीं स्क्वायर मुझे लग रहा है। 44 की गुणा 44 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इतना लग रहा है 1936 सिर्फ। ठीक, 4 चौक 16 और आपका 117 हो जाएगा, यहाँ पर भी 176 आ जाएगा, 6 आ गया और ये आपका 13 आ गया, ये आपका 9, बिल्कुल देखिए 1936 हो गया। यानी कि ए बराबर क्या आएगा, 44 तो आएगा, 2 जीरो है ना, तो उसकी जगह पर 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये 1,93,600, ये 440 गुणा 440 यानी कि 440 का कुल मिला के स्क्वायर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बराबर आपका यानी कि इसकी भुजा निकल कर आ गई 440 मीटर। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर एक बात ऐसी कही गई थी कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, यानी कि जो इसका ये साथियों जो परिमाप आपका होगा वो वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना होगा, परिधि का 2 गुना होगा। वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी होती है साथियों, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर होगी, यानी कि इसका 2 गुना है तो ये 2 गुना करा दिया। और अगर बात करते साथियों, ये क्या है, पहली बात किसकी गई थी, परिमाप की। वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। तो ये आपके सामने साथियों क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होता है। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप साथियों आर का मान कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर 2 दूना 4 आपका आ जाएगा, 4 पाई आर आ गया और बराबर क्या आ गया, 4a आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर बराबर a बचेगा। अच्छा a की वैल्यू हमें इधर पता है, तो a की वैल्यू देखिए, ये पाई की अगर बात करें तो इसको 22/7 लिख दें, 22/7 गुणा आर बराबर a कितना है साथियों, 440 है। अगला इधर आ जाएगा, देखिए अब अगर बात करते ये इधर आ जाएगा साथियों, यानी कि 440 गुणा 7 और बटे में 22 आ जाएगी, आर की वैल्यू निकलेगी साथियों, है ना। 140 यानी कि आर की वैल्यू कितनी निकली साथियों, 140 निकल आई है यहाँ पर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें आर मिल चुका है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 140 है, 140 गुणा 140 है, 7 से कैंसिल होगा, 20 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, 28 आपका आ गया, 2 जीरो लग गया, गुणा आपका 22 आ गया। यानी कि 28 की गुणा 22 से कर लीजिए, जगह देखकर 28 की गुणा 22 से कर लीजिए, 2 जीरो लगा दीजिएगा उसमें, 8 दूना 16 हो गया, 5 आपका आ गया, यहाँ पर भी सातों वही 56 आ जाएगा, 6 आ गया, 11 आ गया, 6 2 जीरो लगा लीजिए, यानी कि 61,600 आपका आंसर हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथू अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें साथू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथू, एक सेकंड, ये 23 भी नहीं है, ये लिखा हुआ है साथू यहाँ पर 13 और क्या, 13 और 43, क्या अब यहाँ से स्टार्ट है, 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य हैं। अब देखिए 13 से अगर बात करें, 13 से कही गई है 14 नहीं 3 से विभाजित है, 15 3 से विभाजित है तो 15 आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या, 16 3 से विभाजित, मतलब जो 3 से विभाजित है इन इन नंबरों के बीच वो नंबर साथियों सबसे पहले लिखिए, क्योंकि उनका औसत हमें निकालना है। फिर 18 ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित है, उसके बाद साथियों 21 है, उसके बाद 24 आएगी, उसके बाद 27 आएगी, उसके बाद सातों 30 आ जाएगी, उसके बाद 33 आ जाएगी, और उसके बाद सातों 36 आ जाएगी, उसके बाद 39 आ जाएगी, फिर 42 आ जाएगी, ठीक है ना। 42 के बाद 43, तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। इनको प्लस कर लीजिए साथियों, देखिए 2 और 9 11 हो जाएगा, है ना। यह 9 और 6 15, 16 17, 17 20 हो गया, 20 आपका 27 हो गया, 27 31 हो जाए, 31 32 हो गया, 32 आपका 40 हो गया, 40 45 हो गया, 45 का 5 आ गया, हासिल का 4 आ गया, 4 4 8 हो गया,
और ये आपका 11 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 28 यहाँ पर आ गया। 10 से भाग इसकी दे दीजिए, औसत निकल आएगा, यानी कि 28.5 आपका आ जाएगा। और 28.5 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें, करंट अफेयर के सवाल हैं और उसके बाद जीके जीएस के सवाल हैं। इन सारे सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। यानी कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है साथियों? तो विराट कोहली ने बनाया है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है साथियों? असम में किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि मायाधर राउत का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये कौन थी? तो ये साथियों एक नर्तक थी। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथियों ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया साथियों? नई दिल्ली में किया गया। आंसर आपका सी है। अगला देखिए, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो किस हवाई अड्डे ने जीता है साथियों? मोपा एयरपोर्ट ने जीता है, मोपा हवाई अड्डे ने जीता है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो मैं कहूंगा हरियाणा राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। और किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो किसको मिली है? इनका नाम साथियों सुनील भारती मित्तल है। और आप लोग याद रखेंगे, ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील भारती मित्तल को ही साथियों मिली है। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग। क्या आपसे कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर एफबीआई का उप निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो डैन बोंगिनी को नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं साथियों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आपका जवाब। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी साथियों बन रही है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत साथियों? 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? मैं कह सकता हूं साथियों किस बैंक की बात चल रही है? सिटी बैंक की बात चल रही है। सिटी बैंक पर आरबीआई ने 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला देखिए, राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये साथियों किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया है? तो मैं कहूंगा ये काम साथियों चीन का है। चीन ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है। अगला देखिए, करके किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो साथियों अगर बात करते हैं 6.3% बढ़ने का अनुमान है। उसके बाद देखिए, एसटीपीआई ने कहा आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? तो मैं कहूंगा साथियों कोलकाता में शुरू की है। कोलकाता आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रियल संपर्क को मंजूरी दी है? तो अगर बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों कौन बने हैं, क्या इनका नाम है? तो इनका नाम साथियों काश पटेल है। काश पटेल आपका जवाब है। अगला देखिए, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो ये साथियों एक संयोजी ऊतक है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पागा भी कहते हैं साथियों, है ना। अगला देखिए, कह रहे कि वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो इनका संबंध क्रिकेट के खेल से था। क्रिकेट आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो क्या नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग सा। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल जवाब आपका हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। यानी कि हंटर आयोग शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका ए है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा नहीं है? तो पादप की अगर बात करें, पादप आपका जवाब हो जाएगा, ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। चलिए, क्योंकि ये साथियों पादप बहुकोशिकीय जीव होता है। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था साथियों? 2021 में किया गया था। 2021 आपका जवाब हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, मुझे बताइए। तो असम राज्य की सीमा साथियों नेपाल के साथ नहीं लगती है, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पठान नेता थे या पश्तून नेता थे? तो मैं कहूँगा ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये साथियों 2008 में शुरू की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो इसका शीर्षक गेहूं की क्रांति था। क्या था इसका शीर्षक साथियों? इसका शीर्षक गेहूं की क्रांति था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि महोत्सव मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों, कौन सा कृषि महोत्सव मनाया जाता है? करम नाम का एक महोत्सव होता है, वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 1875 में हुई थी, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत के कुछ सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाई जाती है? तो 1 दिसंबर को मनाई जाती है। 1 दिसंबर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो अगर बात करते हैं साथियों, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो निम्नलिखित में से केवल एक हो सकते हैं, वो कौन है बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों प्रधानमंत्री है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान समय पर उस समय पर होते हैं। अगला सवाल है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये काम तो निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन सूची वगैरह तैयार करना। उसके बाद देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यानी कि अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। देखिए, संगीत से संबंधित जो वेद है ना, वो सा से संगीत और सा से सामवेद ही है। अगले नंबर का सवाल देखिए कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कहां पर साथियों महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था? मैं कहूंगा इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो साथियों कुशीनगर आपको बताना है। अगले नंबर का सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, मुझे बताइए। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार की जब हम बात करते हैं साथियों, ये केरल में मनाया जाता है। कहां पर ओणम त्योहार? केरल में। अगला सवाल है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो मैं कहूंगा नागासाकी पर भी गिराया था और हिरोशिमा पर भी गिराया था। यानी कि आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ये तो साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? ये एग्जाम में साथियों बहुत आपसे पूछी जाती है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती की ही रचना है। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? यानी कि लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो ओडिशा में किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो कहां पर स्थित है? सिंपल सा सवाल है, उसका सिंपल सा जवाब है इलाहाबाद के समीप स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये निर्मित है। तो अगर बात करें साथियों किस नदी पर निर्मित है, तो मैं कहूंगा ये बेतवा नदी पर निर्मित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए
उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो भारत का जो प्रथम परमाणु उत्पादन ऊर्जा केंद्र है ये कहां पर है? ये तारापुर में। यानी कि आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? यानी कि एक ऐसा उद्योग का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिस उद्योग में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या वो लोहा इस्पात उद्योग है? मैं कहूंगा नहीं। क्या वो वस्त्र उद्योग है? मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यह आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए गुलाबी क्रांति की अगर बात करते हैं, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? देखिए अगर अंडे उत्पादन की बात करें, यानी कि रजत क्रांति की अगर बात करें, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। लेकिन गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि देश में, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको किन राज्यों में सबसे पहले अपनाया गया था? देखिए सबसे पहले कहां पर अपनाया गया था? राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। तो मैं कहूंगा इसलिए इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि कार्डेमम पहाड़ियां जो है ना, ये कहां पर है? क्या जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में या महाराष्ट्र में? तो जिनका आंसर यहां पर केरल है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। यानी कि जो कार्डेमम पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? ये साथियों केरल में है। साथियों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो तुरंत साथियों 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका एग्जाम है। विश्वास कीजिए, यकीन मानिए साथियों, ऐसा आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है ना। कम मेहनत के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी आपको कराऊंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। तो ये दोनों काम कर दीजिए। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए और अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ लीजिए हो गया काम आपका। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, तो संसद का अधिवेशन की अगर बात करें कौन बुलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने ये साथियों कहा था? मैं कहूंगा ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। यानी कि अगर ये सवाल, ये पंक्तियां आपके सामने आती हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना ये एक निष्ठुर बर्बादी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप साथियों मिलता है, तो कहां पर मिलता है? मैं कहूंगा अजंता में मिलता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिनका आंसर सी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आपके एग्जाम के लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको साथियों जो आरपीएफ की क्लास कराऊंगा उसमें जीके जीएस भी होगी, उसमें करंट अफेयर भी होगी, एक ही क्लास में। मैं नहीं चाहता कि आपको जीके जीएस की अलग क्लास दूं, रीजनिंग की एक अलग क्लास दूं, मैथ की एक अलग क्लास दूं। नहीं साथियों, आपको मैं देना चाहता हूं एक ही क्लास में तीनों विषयों का निचोड़, ताकि आपको बार बार साथियों ना क्लास को अटेंड करना पड़े। एक क्लास में सब कुछ आपका रिवीजन हो जाए, सब कुछ आपका साथियों कंप्लीट हो जाए। तो अब इतने क्वेश्चन रीजनिंग हम लोगों ने जीके जीएस के कर लीजिए। अब साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के लेटेस्ट, उनको देख लीजिए। देखिए अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल ये अभी लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? गोविंद मोहन इनका नाम है और गोविंद मोहन को ही नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो इनकी अगर बात करें साथियों, इनका नाम है मॉर्ने मॉर्कल, और मॉर्ने मॉर्कल ही टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। उसके बाद देखिए कि किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो किसने किया है साथियों? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। यानी कि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा? अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो अपना भारत करेगा, यानी कि तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत करेगा। अगला सवाल है कि किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो जब हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद देखिए किसने जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी कौन बने हैं साथियों? नलिन प्रभात इनका नाम है, और नलिन प्रभात ही साथियों जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है? तो स्टारबक्स का सीईओ किसे बनाया गया है? ब्रायन निकोल की अगर बात करें ना, ब्रायन निकोल को ही स्टारबक्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया है, यानी कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में साथियों मनाया है। उसके बाद देखिए किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो ये काम किसने किया है? ये CR पाटिल ने ये काम किया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चुनिंदा करंट अफेयर के सवाल हैं, और आप सभी जानते हैं 50 क्वेश्चन साथियों आएंगे आपके किसके? एक तो जीके जीएस इसमें होगी, और इसमें साथियों करंट अफेयर होगी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाएंगे इसमें करंट अफेयर की। ये समझ लीजिए कुछ नहीं साथियों, मेरा मानना है कि 12 से 15 सवाल तो आपके पूछा जाना चाहिए करंट अफेयर के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला सवाल है कि जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? ये साथियों किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है आप लोग ध्यान रखेंगे? पारसी योजना पोर्टल ये किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए अब यहां पर आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में, आपके रियल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कि ADFM को क्या लिख दिया गया है? CFHO लिख दिया गया है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि CFHO को क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले आप यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ADFM से CFHO कैसे लिखा गया। तो आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, जिसके A1 पर होता है, D4 पर होता है, F6 पर होता है, M13 पर होता है, उसी प्रकार C3 पर होता है, F6 पर होता है, H8 पर होता है और O15 पर होता है। अब यहां पर देखिए 1 से ये 3 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, 4 से 6 हुआ है 2 बड़ा है, 6 से 8 हुआ है 2 बड़ा है, और 13 से 15 हुआ है 2 बड़ा है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही बढ़ाना है। C में 2 बढ़ाएंगे साथियों क्या आ जाएगा? आपका E आ जाएगा, और F में 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और H में जो 2 बढ़ाएंगे J आ जाएगा, और यहां पर O में 2 बढ़ाएंगे Q आ जाएगा। अगला काम आपको ये करना है, ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है? EHJQ आपका ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर B मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल को देखिए कि 1 से यहां पर 1 बना दिया गया है, तो 10 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है? 12, 110, 210 या साथियों 1000, मुझे बताइए। अब ये सवाल साथियों बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आएगा कि भाई सबसे पहले 1 से 1 बना दिया गया है तो 10 से 10 बनाना चाहिए, लेकिन यहां पर 10 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब देखिए हमें 1 से जबरदस्ती 1 बनाना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहां पर साथियों क्या करते हैं, देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो क्या आना चाहिए साथियों? 100 आना चाहिए, लेकिन 100 ऑप्शन में नहीं है। अब नहीं है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे अगर बात करें साथियों, अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तब भी 1 आता है, और 10 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या 1000 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 1000 ऑप्शन में है। तो लॉजिक जो यहां पर लगा था वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड का संबंध जैसे देहरादून से है वैसे ही मिजोरम का संबंध किससे होगा? साथियों मुझे बताइए, आइजोल से, कोहिमा से, शिलोंग से या दार्जिलिंग से? बताइए। आप सभी को मालूम होना चाहिए जैसे
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उसी प्रकार साथियों मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो मैं कहूंगा आइजोल कहीं पर अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए कि निम्नलिखित शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। ई तो सभी में है, ई तो सभी में है। देखिए ई एम ई एम ई एम ई एल ई क्यू, तो मैं कहूंगा क्यू तो 17 पे आता है, एल आपका जो है ना वो 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, तो मैं कहूंगा ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कौन सा आ जाएगा, देखिए ई क्यू यानी कि ये 5 और 17 हो जाएगा। उससे पहले ई एम आना चाहिए। अब कौन सा ई एम, ये वाला ई एम पी यानी कि 16, ये भी 16, ये बी 2 पर होता है, तो मैं कहूंगा साथियों उसके बाद ये आएगा यानी कि 3 आएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों कौन सा आ जाएगा, देखिए अब ई एम वाला ही आना है, क्योंकि ये तो ई क्यू बढ़ता ही है, बड़ा है ना, बाद में आएगा क्यू, तो ई एम पी ठीक है। EMO ओ होता है 15 पर, एल होता है 12 पर, तो ये एक वाला पहले आ जाएगा यानी कि एक यहां पर आ गया, और उसके बाद जाहिर सी बात है 2 वाला आएगा और फिर 5 वाला आएगा, यानी कि 2 आ गया और 5 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि 43,125 कहां पर लिखा हुआ है। मैं कहूंगा 43,125 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब यहां पर आप बीज डालने से पहले इसकी थोड़ी सी जुताई करेंगे, मतलब जैसे कि मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे हल से, तो मैं कहूंगा सबसे पहले जुताई हो जाएगी, उसके बाद उसमें बीजों की बुआई होगी, ठीक है, बीज बोए जाएंगे, तो ये 2 के बाद सातों एक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें निराई होगी या कटाई होगी, निराई मतलब निराई होगी उसके बाद, यानी कि 4 आ जाएगा, और उसके बाद फसल बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसको काट लिया जाएगा यानी कि कटाई हो जाएगी। तो 2143 कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए एक आपके सामने सवाल है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि 3 से 13 हुआ है, 13 से 31 हुआ है, 31 से 57 हुआ है, 57 से 91 हुआ है, और 91 से 133 हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उसके बाद आपको बताना भाई साहब यहां पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए तो यहां पर आपका साथियों क्या राइट आंसर हो सकता है, देखिए और एक बार बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। जिन लोगों ने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए इस सवाल की अगर हम बात करते हैं कि 1 से, सबसे पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सफाया कर लेता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है कि 3 से 13 कैसे हुआ है, फिर 13 से 31 होना चाहिए, और 31 से 57 होना चाहिए। अगर मैं कहूं इसको निप को थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, देखिए 3 से ये जो 13 हुआ है ना, 3 से जो साथियों 13 हुआ है, मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक तरीके से साथियों 3 + 1 हो जाएगा। क्या 3 + 1 हो जाएगा, और उसके अलावा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 9 4 आपका 13 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब 13 से 31 कैसे हुआ है साथियों, 13 से 31 की अगर बात करते हैं तो इसमें साथियों सबसे पहले क्या होगा, देखिए 3 + 1 हो गया, ये आपका हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1, और यहां पर प्लस में आ जाएगा साथियों 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 25 6 31 हो जाएगा। अब 3 + 1 आया, 5 + 1 आया, अब यहां पर आ जाएगा साथियों 7 + 1, 7 + 1, और यहां पर क्या आया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 49 और 8 कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1, अब आ जाएगा 9 + 1, यानी कि 9 + 1 आ जाएगा, और इसमें किसका स्क्वायर साथियों एक तरीके से जुड़ जाएगा 9 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं 3 + 1 3 का स्क्वायर, 5 + 1 5 का स्क्वायर, 7 + 1 7 का स्क्वायर, 9 + 1 9 का स्क्वायर, तो ये आपका 81 और 10 91 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें 11 + 1 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 121 + 12 कितना हो जाएगा 3 3 1, यानी कि 133 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आ जाएगा 11 का हो गया, यानी कि अब 13 + 1 आ जाएगा, 13 + 1 और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और ये 14 यहां पर इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका
ठीक है, यहाँ पर 7 8 आपका आ गया, यानी कि 183 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, वो 183 आएगा। और 183 कौन से ऑप्शन में है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे 183 ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर ऐसा सवाल आता है, इस लॉजिक पर आधारित सवाल आता है, तो मैं कह सकता हूं कि 60 to 70% बच्चे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ लिया है, इसको देख लिया है, तो मेरा मानना है कि आपको करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस सवाल को नहीं होगी। देखिए यहां पर 8 से 16 हुआ है, 16 से 48 हुआ है, 48 से 96 हुआ है, 96 से 281 हुआ है, 281 से 576 हुआ है, 576 से आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या आ जाएगा। चलिए तो सिंपल देखिए 8 से 16 हुआ है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर हम 2 की अगर गुणा करा दे तो 16 हो जाएगा। 16 से 48 कैसे हुआ, अगर यहां पर 3 की गुणा करा दे तो 48 हो जाएगा। क्या 48 में साथियों 4 की गुणा कराए, नहीं साथियों, 48 दूना कितने होते हैं, 96 होते हैं। और 96 में कितने की गुणा कराए तो 288 आएगा। एक बार देखिए 3 से कराइए, ठीक है ना, 3 से कराइए, 6 3 18 आपका हो जाएगा, 9 3 27 और 1 28 बिल्कुल साथियों, ठीक है। यानी कि यहां पर 3 की गुणा होगी। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, पहले 2 की गुणा कराई गई, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो अब यहां पर किसकी गुणा होगी, 2 की, यानी कि 288 की 2 से गुणा कराओगे 576 आएगा। देखिए 8 दूना 16, 16 का 6 आ चुका है, यानी कि यही लॉजिक होगा। लेकिन अब यहां पर 3 की गुणा होगी, तो मैं कह सकता हूं 576 की जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 3 18, 7 3 21 और 22 और 5 3 15 और 17, यानी कि 1728 का कहीं ऑप्शन में, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, यानी कि जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बताइए सही जवाब क्या है। सबसे पहले 9 आ गया है, क्या आ गया है साथियों, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 1 सेकेंड, ये लीजिए। तो सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहले 9 आ गया है, उसके बाद 13 आ गया, उसके बाद 22 आ गया, उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। फटाफट साथियों बताइए मुझे। चलिए इसको साथियों नंबर सीरीज भी हम बना सकते हैं, यानी कि 9 13 22 और आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है साथियों, सिंपल सा उसका जवाब होना चाहिए। देखिए अगर हम 9 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 13 बन जाता है। अगर हम साथियों 13 में कितना जोड़ देते हैं, 13 की अगर बात करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 में 4 जोड़ देते हैं तो 13 आ जाता है। 13 में कितना जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं तो 22 आ जाता है। 22 में कितना जोड़ेंगे जो हमें ये नंबर प्राप्त होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर जाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि 22 में 16 जुड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा साथियों। यहां पर 38 आ जाएगा। क्या 38 कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, अब उसी टाइप का आ गया साथियों आपके सामने फिर से सवाल। 25 है, 25 से 49 हुआ है, 49 से 81 हुआ है, तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं 25 49 81। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए ये 5 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 5 6 7 8 9, तो 11 का यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, तो 121 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बहुत टॉप लेवल के। कहने कि यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, वो 242 हो जाती है। कहती मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या पूछी जाए कभी भी, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं मूल संख्या आपकी 100% होगी, बिल्कुल 100% होगी। 10% बढ़ाएंगे यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। और जब 110% यानी कि 10% बढ़ा दी जाती है तो वो संख्या 242 हो जाती है। यानी कि मूल संख्या क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो साथियों 110% की वैल्यू 242 है, तो 100% की वैल्यू पता आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूं 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 100% बराबर 242 बटे ये यहां पर 110 था, 110 नीचे आ जाएगा और गुणा साथियों 100 से हो जाएगी। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 जाएगा 11 दूना 22, यानी कि
22 की गुणा 10 से होगी तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। मैं कहूंगा मूल संख्या कितनी थी, 220 थी, इसलिए जिनका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 या 56 से अगर भाग करने पर भाग किया जाए तो शेषफल जो है प्रत्येक मामले में 13 बचे। देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाता कि एक ऐसी संख्या बताइए मुझे कि जिसको 25 से, 40 से या 56 से भाग करे तो शेषफल कुछ ना बचे, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता तो आप पता क्या करते, ठीक है, तो आप 25 का क्या साथियों यहां पर अगर बात करें 25, 40, क्या 25, 40, 56 का आप क्या निकाल देते, एलसीएम साथियों आप निकाल देते। तो एलसीएम इसका निकाल देंगे, इसका एलसीएम 2 से निकाले तो 25 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से कट करें तो 25 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 2 सत्ते 14 आ गया, 2 से एक बार और कटेगा, ठीक है ना, देख लीजिए 25 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 5 से काट लें, 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 1 और 7 आ जाएगा। अब एक बार 5 चाहिए होगा और एक बार 7 चाहिए होगा। अब इसकी गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80। अब 80 की गुणा किससे करा लीजिए, 35 से। तो 80 की गुणा किससे करा लीजिए, 35 से करा लीजिए 80 की गुणा। देख लीजिए, या ऐसा करो 35 की गुणा 8 से करा लो, 0 लगा देना, 0 लगा देना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, 0 हमने लगा दिया। 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि 2800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों यहां पर अगर बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए एक बार देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 16 पंजे आपका 80 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 आ गया, ठीक, 8 8 16, 8 3 24, ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए यहां पर एक मिस्टेक हो गई है साथियों, यहां पर मैंने जो है ना वो 2 एकम 2 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा साथियों, यहां से इसको एक तरीके से डिलीट करूंगा, ठीक है, डिलीट करूंगा यहां से और यहां से दोबारा बनाना एक तरीके से स्टार्ट करूंगा। छोटी सी एक दिक्कत हो गई है, छोटी सी दिक्कत की वजह से साथियों बड़ी दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 आ गया, यहाँ पर 2 एकम 2, 0 10 आ गया और यहाँ पर 14 आ जाएगा। 2 से कट करें तो 25 का 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर बात करें 5 से कट करें, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 7 आ गया। अब एक बार 5 आ जाएगा और एक बार साथियों 7 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है। अब 40 की गुणा किससे करा लो, 35 से करा लो, यानी कि 35 की गुणा 4 से करा लो, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 तियां 12, 13, 14 हो जाएगा, यानी कि 1400 आपका हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 25 को 1400 से भाग करे तो कोई शेषफल नहीं, 40 को 1400 से भाग करे तो 0 शेषफल या कोई शेषफल नहीं, 1400 को अगर 56 को 1400 से भाग करें तो 0 शेषफल बचेगा। लेकिन अब अगर हम इस 1400 में 13 जोड़ लेते हैं यानी कि 1413 हो जाता है, तो अब अगर साथियों इस 1413 को 25 से भाग करोगे तो 13 शेषफल बचेगा, या 40 को 1413 से भाग करोगे तो 13 शेषफल बचेगा, 56 को 1413 से भाग करोगे तो साथियों 13 शेषफल बचेगा। तो 1413 ही तो आपका आंसर हो जाएगा। 1413 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, तो मैं साथियों एक घड़ी बना लेता हूं, यहां पर एक घड़ी बना लेता हूं। ये 12 बजा दिया, 6 बजा दिया, 3 बजा दिया और 9 बजा दिया, कहने के 4 बजकर, तो साथियों 4:30 हुआ है। तो एक तो साथियों मिनट वाली सुई यहां पर होगी और घंटे वाली सुई तकरीबन यहां पर होगी, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं कि यदि घंटे की सुई ये वाली है, घंटे की सुई उत्तर में है। अरे भाई अभी तो घंटे की सुई उत्तर में तो नहीं है, ठीक है, घंटे की सुई उत्तर में नहीं है, घंटे की सुई आपकी किधर है, ये पूरब और दक्षिण में। कह रहे हैं कि मान लीजिए घंटे में है, घंटे की सुई उत्तर में है, तो मिनट की सुई किस दिशा की तरफ होगी। अब पता क्या करना है, ऐसे सवालों को क्या करना है, मान लीजिए घड़ी की सुई अभी ये है और इसको मिनट, इसको उत्तर की दिशा की तरफ करना है, तो ये कितने डिग्री आपने बढ़ाया। इधर अगर करेंगे, देखिए सॉरी, अगर बात करें इधर करेंगे तो ये आपने 90 बढ़ा दिया, ये 90 बढ़ा दिया और ये 35 बढ़ा दिया, यानी कि 90 35 यानी कि 135 डिग्री आपने इधर को बढ़ा दिया। इस वाली सुई को अगर उत्तर की तरफ ले जाना हो तो आपने 135 डिग्री आप बढ़ाएंगे।
तो पूछा जा रहा है तो मिनट की सुई किधर होगी, तो मिनट की सुई में भी तो चेंजेस होंगे। मिनट की सुई अभी इधर को है, इसमें भी 135 डिग्री जब आप बढ़ाओगे तो क्या किधर को होगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी, इधर इधर की तरफ ये 90 डिग्री हो जाएगी और ये 45 डिग्री हो जाएगी। तो मैं कहूंगा साथियों कि मिनट की सुई इस तरफ होगी और ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा आपकी पूर्व होती है, ये दिशा आपकी उत्तर होती है। तो उत्तर पूर्व की तरफ आपकी मिनट की सुई होगी और उत्तर पूर्व कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मेरा मानना है कि आप समझ चुके होंगे साथियों जो चीज मैं आपको समझाने वाला था। उसके बाद देखिए ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो जो जो कहा जा रहा है उसको कर लीजिए। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। कहने की यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो आधा काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यहां पर आपको एक ऐसा नंबर लेना होता है जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो मैं कहूंगा वो एक नंबर 60 होगा। अब कितनी कितनी बार में आएगा वो भी लिख देंगे, 20 तिया 60 और 30 दुना। अब इसका मतलब पता ये क्या है, ये 60 क्या होगा, ये वाला नंबर ये होगा साथियों टोटल काम। ये क्या होगा, ये होगा टोटल काम। और ये 3 पता क्या होगा, ये ए जो है ना, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो कहा यह जा रहा है कि एक साथ काम अगर शुरू करते हैं, यानी कि देखिए ए कितना काम करता है 3 और बी कितना काम करता है 2, तो अगर दोनों की बात करें दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो कह रहे हैं कि अगर दोनों काम करते हैं तो आधा कार्य कितने दिनों में होगा। पूरा कार्य कितना है 60 है, आधा कार्य कितना होगा 30 होगा। यानी कि अगर डेली दोनों के द्वारा 5 काम किया जाता है और आधा काम 30 है तो कितने दिन में निपट पाएगा ये काम, मैं कहूंगा साथियों 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन में ये काम निपट पाएगा। तो 6 दिन आपका क्या होगा, 6 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यह सवाल कैसे होना चाहिए। 1 + 27 बटे 169 यह अंडर रूट में ही है, बराबर 1 प्लस आपका x बटे 13, ठीक है ना, इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा बताइए। चलिए अब देखिए यहां पर अगर बात करें ये 27 बटे 169 है, अगर 169 की गुणा इसमें करेंगे तो 169 + 27 कितना हो जाएगा, मैं आपको एक स्टेप बढ़ती बता देता हूं। देखिए 169 प्लस आपका 27 और भाग कितना आ जाएगा 169 ही रहेगा, ठीक है, बराबर 1 + x बटे 13। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 169 और 27 कितना होता है जरा देख लीजिए, 169 27 कितना होता है, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 7 8 9 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट में अब कितना आ जाएगा 196 बटे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, बराबर 1 + x बटे 13 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर साथियों हम लोग आ गए अगले स्टेप में। 196 होता है 14 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि बाहर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 14 बटे 13 निकलेगा, बिल्कुल बराबर 1 + x बटे यहां पर 13 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब अगला स्टेप देखिए साथियों, देखिए ये आपका 14 बटे 13 है, ये बराबर के उधर है ना प्लस का, x बटे 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बटे 13 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसमें आपको x का मान निकालना याद रखिएगा। अब देखिए नीचे 13 13 है तो नीचे 13 एक बार आएगा और ऊपर क्या है 14 - x है, ये आ जाएगा, यानी कि यहां पर 1 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं साथियों इसको थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए ना, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा साथियों, अब ये 13 की गुणा 1 से हो जाएगी, यानी कि 14 - x बराबर क्या आ गया 13 आ गया, माइनस का x बराबर 13 या प्लस का है ना 14 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी कि देखिए अब इसमें से 1 घटेगा और क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो के प्लस का है। तो मैं कहूंगा x का मान आपसे पूछा जा रहा था, x का मान आपने बता चुके हो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। किसी धनराशि का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है, वो 1200 रुपए है। तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है साथियों दर कितनी है 5% है, आपके पास है समय यानी कि टी
टी कितना है यानी कि समय कितना है साथियों, 3 वर्ष है। आपके पास है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपके पास 1200 है। तो एक काम करो साथियों, आप क्या निकाल लो, आप मूलधन निकाल लो। सबसे पहले आप मूलधन निकाल लो, यानी कि आप पी सबसे पहले निकाल लो। तो मैं कहूंगा साथियों मूलधन कैसे आप निकाल सकते हैं, पीआरटी बटे 100 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100 आपका हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना है 1200 है, बराबर पी कितना है, पी ही तो ज्ञात करना है, आर कितना है, आर साथियों 5 है, और टी कितना है 3 है, बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको अगर कट करने पर है 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये आ गया साथियों। अब देखिए अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इसको ऐसा करो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 400 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 20 है, तो 400 की गुणा 20 से होगी, वो क्या आ जाएगा, वो आपका मूलधन आ जाएगा। तो 4 दूना 8 आ गया और 3 जीरो लगे हैं, 3 जीरो लगा दिया, यानी कि 8000 आपका क्या आ जाएगा साथियों, मूलधन आ जाएगा। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मूलधन आपका जो निकला है वो कितना निकला है, वो साथियों 8000 निकला है। कितना निकला है, वो आपका 8000 निकला है। तो 8000 आपका मूलधन निकल आया। अब कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, तो वही वाला सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब साथियों अगर बात करें साथियों, देखिए ए निकाल लीजिए, मिश्रधन निकाल लीजिए, मूलधन कितना है 8000 है, और 1 प्लस आर कितना है 5% है, बटे 100 की पावर 3 हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20, पावर 3 है ना, तो इसको 3 बार लिख लीजिए, 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन निकलेगा। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, अब 21 गुणा 21 क्या होता है, यानी कि 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका आ गया, ये आपका ए आ गया, यानी कि मिश्रधन आ गया 9261। अब देखिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करोगे। मूलधन कितना है साथियों 8000 है, तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर इसको साथियों घटाने पर हम लोग आए तो 1261 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, 1261 यहां पर आ जाएगा। तो 1261 आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1261 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का योग 37 है। चलिए तो जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। मान लीजिए दोनों संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 37 आता है। कहने कि अगर उनके वर्गों का अंतर मतलब माइनस उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग कर दें एक्स स्क्वायर, यही तो होगा वर्ग, और दूसरे वाले का वर्ग कर दे, इन दोनों का अंतर यानी कि जब माइनस कराओगे तो कितना आता है, तो 185 आता है। ऐसा यहां पर कहा गया। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर ये हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको दिया गया है x प्लस वाई का मान, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा। देखिए आपने एक चीज सुनी होगी, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई, सुना है ना, बिल्कुल सुना है। तो अब यहां पर देख लीजिए वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 185 है, बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 37 है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है x माइनस वाई, आपसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई। तो इनको कैलकुलेट करके साथियों आप x माइनस वाई का मान निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। तो 185 बटे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x माइनस वाई जाएगा। तो इसको साथियों आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना। देखिए मेरे हिसाब से 37 की गुणा अगर 5 से करेंगे, 37 की गुणा 5 से करेंगे 185 आ जाना चाहिए। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 3 15 18, यानी कि मैं कह सकता हूं 37 एकम 37 और 37 पंजे 185 होते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, x माइनस वाई का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, वो निकल चुका है x माइनस वाई बराबर 5। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।